तो बिहार स्पेशल के पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, अंग के बारे में सीखे, मगध के बारे में सीखे और वज्जी के बारे में सीखे। किस तरह से इन तीनों महाजनपद जो बिहार के थे उनका उदय हुआ और उनका जो एक बैकग्राउंड होता है उसको हम लोग कल पिछले क्लास में समझे थे। थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को कितना याद है। अंग की जब हम बात करें तो किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? अगर प्रेजेंट में बात करें तो भागलपुर और मुंगेर के आसपास का एरिया का। अंग की राजधानी चंपा शहर था। चंप उसके राजा होने के नाम पे चंपा शहर और चंपा नदी पड़ा था। वज्जी की राजधानी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली है ना, और मगध की राजधानी गिरिब्रज। ये पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि मगध का सबसे पुराना राजधानी है, फिर सबसे स्टार्टिंग में राजधानी कौन था? तो गिरिब्रज, जिसको आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसके बाद की कहानी सुनेंगे। तो पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं बिहार स्पेशल का। आप लोग को याद है कुछ फीचर्स बिहार स्पेशल के मैप के बारे में? थोड़ा सा ऊपर से हमें निकालना है ना। सीतामढ़ी में हाँ ओवरऑल हल्का सा ढलाव रहेगा और सीतामढ़ी में हल्का सा हमें इस टाइप का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना है। फिर सीधा बढ़ते जाएंगे और सुपौल और अररिया का बाउंड्री में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देना है हमें। फिर हम सीधा बढ़ेंगे किशनगंज की तरफ और एक कुप्पी टाइप का स्ट्रक्चर, फनल स्ट्रक्चर की बात किए थे हम लोग, है ना। और यहाँ हम लोग का जो नॉर्दर्न बाउंड्री होगा बिहार का ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग ऐसे सीधा इसको इस तरफ से ले आएंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं गंडक नदी जाती है। यहाँ से हम लोग एक इस टाइप का गोपालगंज, सिवान और सारण बनाएंगे। और हमको ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा है हमारा नीचे का, सबसे अगर वेस्टर्न पार्ट करें हमारे बिहार का तो कौन है? ये कौन सा जिला पड़ेगा यहाँ पे? बताए थे भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इधर 4 जिले के बारे में बताए थे। यहाँ पे हम लोग को अंदर लाके फिर थोड़ा सा इसको इस टाइप से बाहर से इसे निकालना है। इधर से सोन नदी जाएगी हमारी और सोन नदी के बाद इधर कौन सा जिला पड़ेगा? औरंगाबाद, गया और नवादा। सबसे अगर हम सदर्न पॉइंट की बात करें बिहार का तो कौन सा है? गया है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना हो कि इससे हल्का नीचे आए गया, तो हम लोग नीचे लाने का प्रयास करेंगे और गया को हल्का नीचे लाएंगे। नवादा हल्का सा अंदर धंसा हुआ है, तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे और इस टाइप से हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमारा एक बिहार का स्ट्रक्चर बन गया। जब हम मगध क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, है ना। मगध प्रमंडल में हम लोग सीखे थे। जब हम अंग की बात कर रहे हैं तो इस टाइप का इसको हम थोड़ा अलग डिजाइनिंग से बना देते हैं। ये हमारा अंग हो गया। और जब हम वज्जी की बात करते हैं तो इस टाइप, इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे इसको गोपालगंज, सिवान और सारण को इंक्लूड नहीं करेंगे मगध में, क्योंकि मगध का प्रमंडल इसके इधर है। तो ये हो गया हम लोग का वज्जी, ये हो गया हम लोग का अंग और ये हो गया हम लोग का मगध। तीनों का हम लोग पौराणिक कहानी देख चुके थे। जब हम मगध की चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में तो हमने देखा था मगध का सबसे पौराणिक राजवंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ, इसके संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार। बिंबिसार के पिता कौन थे? भाटिया, जिन्होंने पुलुक की हत्या कर दी। और जब भाटिया ने पुलिक की हत्या कर दी तो उस टाइम बिंबिसार की उम्र थी मात्र 15 वर्ष, और 15 वर्ष में ही बिंबिसार राजा बना। तो इस कारण हम लोग बृहद्रथ के जो बाद का वंश की अगर बात करें मगध का तो वो कौन सा है? बिंबिसार के वंश को हम लोग कहते हैं हर्यक वंश। यहाँ पे आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हसीन। ये मगध के वंश को याद रखने में आपको सहायता करेगा। ह से हर्यक, और यहाँ से हो जाएगा शिशुनाग, और ये हो जाएगा आपका नंदवंश। कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी में इसको बताने को भी आ जाएगा। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया, बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश, और आपको बोलेगा कि इसको
क्रोनोलॉजी में या सीरीज़ में सजाइए। तो आपको बिल्कुल सीरीज़ याद रखना होगा। तो बृहदर्थ के बाद आप हसीन याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार। जब ये राजा बने तो इनकी आयु कितनी थी? मात्र 15 वर्ष इनकी आयु थी। आज हम लोग जो देखेंगे और आप लोग हेडिंग देंगे मगध का उत्कर्ष, यानी कि किस तरह से 16 महाजनपद में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। आप लोग जब मेन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें आपको लीडर की क्वालिटी दिखाई जाएगी। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मगध में जो राजा हुए वो काफ़ी अच्छे नेतृत्व करता हुए, और बाकी फिर आपको इसमें राजगीर की पहाड़ियाँ की चर्चा होगी कि वहाँ से भारी भारी पत्थर इजीली मिल रहे थे, जंगल से हाथी मिल। उस टाइम घोड़ा का उतना ज़्यादा योगदान नहीं था युद्ध में, हाथी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस कारण इसके 2 मुख्य पॉइंट से सभी लोग परिचित थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे तो एक और पॉइंट की चर्चा आएगी जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर में समझेंगे। तो बिंबिसार यहाँ पे राजा बन गए। उस टाइम अंग के राजा कौन थे? अंग का अंतिम राजा पिछले बार हम लोग बताए थे, याद करने का प्रयास कीजिए। अंग के कहानी सुनाए थे, कर्ण था इस क्षेत्र का, और इसके जो अंतिम राजा थे कुछ याद है? बृहदर्थ से मिलता जुलता नाम था, बताए थे कि कंफ्यूज भी आपको नहीं होना है। ब्रह्मदत्त। आपको इन सब का नाम याद रखना होगा ना, एग्जाम में पूछा जाए कि अंग का सबसे लास्ट शासक, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा ब्रह्मदत्त। और यह ब्रह्मदत्त ने भाटिया को एक युद्ध में हराया था, जिसके हम लोग चर्चा की थी। बिंबिसार थोड़ा सा क्रोधित था कि इसने हमारे पिताजी को हराया तो मेरे पिताजी का बेइज्जती हो गया। और इस टाइम वज्जी में बहुत सारे संघ थे, क्योंकि यह गणराज है, मानव जाति का सबसे पहला लोकतंत्र, सबसे पहला गणराज यही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र का जननी भी रहा है। इसमें जो सबसे अलग जैसे गणराज है तो उसमें अलग अलग वंश होते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक वंश रूल करेगा, सब सहमति के साथ मिलकर फैसला लेते थे और सब आपस में कार्य करते थे। इस कारण जो वज्जी था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। जब आप लोग इधर की बात करेंगे, यानी कि इधर हमारा उत्तर प्रदेश पड़ा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में काशी, कौशल, ये सब के क्षेत्र में कौशल जनपद पड़ता था, और इसके जो राजा थे वो थे प्रसेनजीत। इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा। इसके राजा थे प्रसेनजीत। अब बिंबिसार ने यहाँ पे एक विशेष प्रकार की कूटनीति का प्रयोग किया। इसने क्या किया? विवाह कूटनीति का प्रयोग किया। बिंबिसार के मन में ऐसा था कि हमें सिर्फ क्या करना है, इस अंग को ख़त्म करना है, क्योंकि अंग से इसकी दुश्मनी थी, एक तरह से बैर था, द्वेष था इसके मन में। तो बिंबिसार ने क्या किया? वज्जी में ही एक वंश हुआ करते थे जिनको हम लोग कहते हैं लिच्छवी। लिच्छवी, और इस लिच्छवी वंश के जो हेड थे उनका नाम था राजा चेतक, और इन चेतक की एक पुत्री थी जिनका नाम था छेलना। चेलना नहीं, छेलना। इस छेलना से बिंबिसार ने शादी कर लिया। तो अब क्या हो कि जो वज्जी है वह एक तरह से मगध का ससुराल हो गया, है ना, क्योंकि बिंबिसार क्या हो गए? लिच्छवी के दामाद हो गए। दूसरा इसने क्या किया कि कौशल का जो राजा का बात की प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की ही एक बहन थी जिनका नाम था कौशला देवी। इस कौशला देवी से भी बिंबिसार ने शादी कर लिया, विवाह कर लिया। और एक ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि राजस्थान में एक राजवंश उस टाइम चला करता था जिसका नाम था मद्रकुल राजवंश, तो उनकी भी यहाँ बिंबिसार ने शादी की। तो आप देख रहे हैं बिंबिसार का 3 गो ससुराल हो गया, वज्जी हो गया, कौशल हो गया, और इधर आपको राजस्थान का एरिया हो गया। और बिंबिसार का एक जिसको राजवैद हम लोग कहते हैं, उनका नाम आप लोग सुने होंगे जीवक। इसके जब नीचे का इलाका देखेंगे, यानी कि जो मध्य प्रदेश का इलाका पड़ता है, तो उसको हम लोग अवंती कहते हैं। तो अवंती के राजा एक बार बहुत जोर का बीमार पड़ गए थे, और बीमार जब पड़ गए तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा कि आप उसका जाके इलाज कीजिए, और ये काफ़ी अच्छा वैद्य थे तो वो ठीक हो गए। तो एक तरह से उनसे भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद
बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया, क्योंकि अब इधर तो सब दोस्त हो गए, ससुराल अवंती से भी अच्छा दोस्त थी, तो ये लोग इसका साथ तो नहीं देंगे अंग का। और जो ब्रह्मदत्त थी उसकी हत्या कर दिए। तो जब हत्या कर दिए तो ये अंग क्या हो गया, पूरे मगध में समा गया। यानी कि इससे अगर पूछा जाए सवाल कि मगध में अंग को किसने सम्मिलित किया, तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। तो हम लोग यहाँ पे बिंबिसार की कहानी सुने। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी चर्चा की कि अगर भारत में जितने भी राजा हुए तो सबसे लंबे वर्ष तक, सबसे लंबे कालखंड तक कौन रहे, तो अकबर और औरंगजेब का नाम आता है, जो 49 ईयर्स तक, दोनों 49 ईयर्स तक राजा रहे। लेकिन अगर बिंबिसार का आप कालखंड देखेंगे तो यह 544 BC से लेकर ये रहा 52 ईयर्स तक, यानी कि 492 BC तक। तो सबसे ज़्यादा कालखंड तक अगर कोई राजा रहा तो वो था बिंबिसार। ये लगभग 52 ईयर्स तक ये राजा रहा। अगर आप पूरा हर्यक वंश का ही शासनकाल देखेंगे तो यह 544 BC से लेकर आपको 413 BC तक मिलेगा। ये हर्यक वंश का पूरा कालखंड है। हर्यक वंश में हम लोग देखेंगे सबसे अंतिम राजा इसका कौन होगा, नागदशक, जिसको शिशुनाग मार देगा और इससे हर्यक वंश की समाप्ति हो जाएगी। तो देखिए बिंबिसार किस तरह से यहाँ पे अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए अंग को अपने में मिला लिया, मगध में मिला लिया, तो मगध का क्षेत्र और बड़ा हो गया। जब बिंबिसार ने अंग को मिला लिया, उसके बाद अंग का जो एक उपराजा के तौर पे हम कह सकते हैं, उसे बनाया कुनिक को। यह कुनिक बिंबिसार का ही बेटा था। इसी को हम लोग अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। हो सके तो आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए कि जब बिंबिसार ने अंग को अपने में मिला लिया तो अंग का उपराजा किसे नियुक्त किया, उसमें अलग अलग नाम दिया रहेगा और आपको अजात शत्रु ना देके कुनिक दे दिया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, कुनिक होगा, क्योंकि अजात शत्रु का ही नाम कुनिक है। तो यहाँ तक क्लियर आपको कहानी, यहाँ तक कहानी में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। एक और यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन, आप देख रहे हैं बिंबिसार का ये कालखंड है, तो क्या बिंबिसार के समय भगवान बुद्ध रहे होंगे? भगवान बुद्ध का जो मृत्यु का एज कह सकते हैं, मृत्यु नहीं, उसे हम लोग कहेंगे महापरिनिर्वाण, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में उसके महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त किए तो कौन सा साल था, 483 BC, और ऐसा कुछ इतिहासकारों का मत है कि लगभग 70-80 सालों तक जीवित रहे। तो बिंबिसार भगवान बुद्ध के एक समकालीन है। और क्या जो महावीर थे, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, तो उनके भी समकालीन थे बिंबिसार, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बुद्ध से आयु के हिसाब से 10-15 साल छोटे हैं, ठीक है, तो इसके भी समकालीन थे। तो हो सके आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक भगवान बुद्ध के समकालीन था या फिर नहीं था, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाए बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन ई में दिया जाए अशोक, और बीपीएससी तो ऑप्शन ई, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, तो आपका हो गया गलत, क्योंकि भगवान बुद्ध कब महापरिनिर्वाण प्राप्त किए, 483 BC में, बिंबिसार 492 BC में मर गया, और इसके बाद राजा कौन बन गया, अजातशत्रु, है ना। तो अजातशत्रु भी क्या है, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये एकदम ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये एज कहीं नहीं पूछा जाएगा कि क्या साल था, क्या कालखंड था, आपको बहुत जगह इसका उल्लेख भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी निखर के आएगा। तो बिंबिसार ये हो गया। बिंबिसार के बारे में एक और खूबी ये कही जाती है कि जब बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से शादी किया तो इसको दहेज के रूप में, दहेज कहना सही शब्द नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्त्री धन, स्त्री धन के रूप में पूरा का पूरा काशी यानी कि बनारस का क्षेत्र बिंबिसार को दे दिए। कौन, राजा प्रसेनजीत, जो इनके अंडर था। तो यहाँ देने का मतलब आप देख रहे हैं मगध यहाँ पे है, उस टाइम वैसा बहुत अच्छा रास्ता वगैरह भी नहीं था, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जो
कौशल का जो क्षेत्र है, जो काशी का जो क्षेत्र है, कौशल नहीं, जो काशी का क्षेत्र है वहाँ पे हम अपना देख लेंगे जो भी न्याय करना होगा बाकी सब। और हमको काशी से 1 लाख रुपया सालाना आमदनी होता है, तो वो 1 लाख रुपया हम इसे दे देंगे, बिंबिसार को दे देंगे। इसी कारण क्या हुआ, जो हमने चर्चा की ना कि मगध का उत्कर्ष में 2 पॉइंट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट कि उसके अच्छे लीडर मिले जो डेवलपमेंट पे विकास दिया। दूसरा हाथी, जंगल और वेपन्स की जो बात की। तीसरा एक और इसमें है कि इसके ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गया मगध। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 लाख रुपया इसको काशी से मिल रहा है एक्स्ट्रा इनकम। और जो एक्स्ट्रा इनकम जब मिलने लगा तो बिंबिसार ने क्या किया, यह एक पहला राजा हुआ जिसने स्थायी सेना रखा। स्थायी सेना कहने का मतलब परमानेंट आर्मी। पहले परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करता था। हाँ, जब लड़ाई हो गया तो चलो चलो लड़ने चलना है, तो सब लोग जो खेती कर रहा है वही बाद में जाके लड़ भी रहा है। लेकिन जब इसने स्थायी सेना रख दिया, यानी कि 24 आवर आपको क्या करना है, युद्ध पे ही ध्यान देना है। अब कोई आदमी 24 घंटा एक ही काम के लिए डेडिकेटेड है तो वो ज़्यादा अच्छा उसमें प्रोग्रेस करेगा। इसी का आप लोग देखेंगे कि अजातशत्रु का जब भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा देर में, तो आप 2 नए तरह का वेपन का चर्चा मिलेगा वहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं रथ मुसल और महाशिला कंटक। इसको ये जो मूवी है ना बाहुबली, उसमें भी दिखाया गया है, जो वो फेंकता है बड़े बड़े पत्थर को एक तरह से स्प्रिंग में या तोप में बांध के थोड़ा सा उसको रस्सी से और इससे उसमें टेंशन क्रिएट किया जाता है। टेंशन मतलब फिजिक्स वाला टेंशन, और उससे फिर उसको दूर दूर तक फेंका जाता है। तो आप देखें, समझ ही रहे होंगे कि अब आदमी 20 किलो का पत्थर गिरेगा तो कितना खुश हो जाएगा वो। तो क्या इसके पास एक डेडिकेटेड आर्मी हो गई। वैसे लोग हो गए जिनका 24 घंटा क्या ध्यान है कि कैसे हम अटैक करें, कैसे हम जीते। तो यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया। इसी को आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि कोई मार्केट में अगर पहले आया है तो उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखें। तो अब हम इसको मिटाते हैं और अब चर्चा करेंगे अजातशत्रु का। यहाँ पे एक सवाल ये भी बन सकता है कि सबसे पहला भारतीय राजा जिसने स्थायी सेना रखी, आंसर क्या होगा उसका? बिंबिसार। एक और हिस्टोरियन हुए, अमेरिकन ही ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, तो जिसे हम इतिहास में कहते हैं ना एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न। तो उन्होंने इसे एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न न कह के इसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और मॉडर्न इंडिया को उन्होंने ब्रिटिश काल कहा, यानी कि एक तरह से क्रिश्चियन काल कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं उस टाइप के यहाँ पे शासक रहे। और जब आप लोग मुस्लिम काल की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पिता की हत्या करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पिता को मार दिया है, आँख फोड़ दिया है। आँख फोड़ने का भी पीछे कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इस्लाम में जो शरिया कानून होता है उसके तहत अगर किसी का आँख फूटा हुआ है तो वो राजा नहीं बन सकता था। इसी को आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो रहेंगे, इंडिया में ही नहीं बाकी जहाँ भी इस्लाम रहा तो वहाँ पे आँख फोड़ने का कॉन्सेप्ट काफ़ी रहेगा। पृथ्वीराज चौहान जी का भी आँख फोड़ दिया था मोहम्मद गौरी ने इसी कारणवश। और इसी कारण तो वहाँ पे आप लोग जब मेडाइवल पढ़ेंगे तो ये बात आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी कि किस पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग एंशिएंट की बात करेंगे, जिसे इतिहासकार, कुछ इतिहासकार हिंदू कालखंड भी कहते हैं, तो क्योंकि एक सनातन संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति है, तो ये सब थोड़ा सा इसमें काफ़ी गलत माना जाता है हम लोग में। तो इस कारण अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि यह क्या था, एक पितृहंता था। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। और यह सवाल इसलिए जोर दे के पूछा जाता है क्योंकि यह यूनिक है। आपको मिडाइवल में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा आप पढ़ेंगे तो सब मोटा मोटी वैसा ही मिलेगा कि या पिताजी को जेल में डाल रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है या फिर हत्या कर रहा है, सब वही। बाप ने बेटा को मारा फिर उसका बेटा उसको मारेगा, ऐसे करके वो लोग का गद्दी चलता जाएगा। लेकिन हिंदू कालखंड में वैसा नहीं है। तो यह एक यूनिक सवाल बन जाता है कि एंशिएंट भारत में, या जब हम एंशिएंट इतिहास की बात करते हैं, तो किस व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की राजगद्दी के लिए या फिर राज सिंहासन के लिए? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु किसका बेटा था? और माता? माता कौन थी इसकी? अब देखिए 3 विवाह हुआ ना बिंबिसार का, तो माता कौन थी? कौशला देवी। तो बिंबिसार का 3 विवाह हुआ, एक तो हुआ कौशला देवी, छेलना,
हाँ वो मद्र कुल की रहने देते हैं। कौशला देवी और बिंबिसार से जो कुनिक हम लोग कह रहे हैं या फिर जिसको हम लोग अजातशत्रु कह रहे हैं, यह इसका पुत्र था। छेलना से बिंबिसार को 2 पुत्री हुई। एक पुत्री का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल। काफ़ी यूनिक नाम है। ये दोनों तो लिच्छवी की मानी जाएगी। जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, हालांकि हत्या का भी उल्लेख पे इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद रहता है, लेकिन बहुत सारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो इस बात को कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो अभी हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही मान के चलेंगे कि अजातशत्रु एक पितृहंता है जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो जब पिता की हत्या कर दी तो बिंबिसार दामाद किसका है? कौशला का दामाद है, वज्जी का दामाद है और एक तरह से अजातशत्रु को नानी घर हुआ। तो यह दोनों, कौशला के राजा कौन है? प्रसेनजित। तो यह काफ़ी गुस्सा हो गए अजातशत्रु से कि यह मेरे दामाद को मार दिया। तो जो 1 लाख रुपया जाता था काशी से, उसको इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पे समझना होगा कि कभी भी काशी बिंबिसार के अंडर में नहीं रहा। काशी का क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो जा रहा है। जब अंडर में कहने का बात होता है मतलब वहाँ पे उसकी सेना रहेगी, वहाँ पे वो न्याय करेगा, नहीं। सारा सिस्टम देखते थे प्रसेनजित थे। बस दामाद था तो गिफ्ट में दे दिए थे, तो ठीक है भाई तुमको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो वह यह देना बंद कर दिया अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु इससे काफ़ी रुष्ट हो गया कि पैसा देना हमको बंद कर दिए। तो अजातशत्रु ने प्रसेनजित पर यानी कि कौशल पे अटैक कर दिया। फिर अजातशत्रु काफ़ी पावरफुल था, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले पहली ने फाउंडेशन रख दिया है क्या, एक परमानेंट सेना रख के। तो ये बेनिफिट मगध को पूरे कालखंड तक मिलता रहेगा। तो जब परमानेंट सेना है तो भारी पड़ गया कौशल पे। फिर लड़ाई रुक गई। प्रसेनजित भी कहे कि हम लोग क्या है, मामा भांजा का रिश्ता है, तो कहे कुछ झुटका लड़ाई करना, चलो फिर से हम तुमको 1 लाख रुपया दे देते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो हल और बेहल है वह अजातशत्रु की क्या हुई? सौतेली बहन लिख सकते हैं। और यह लिच्छवी की थी। तो ये लोग भी अपना डिमांड करने लगी कि पिताजी का संपत्ति में हमारा भी हिस्सा बनता है। तो ये लोग जब ऐसा डिमांड करने लगी तो अजातशत्रु बोला अच्छा रुको, तुम लोग को भी हिस्सा हम देते हैं। तो अजातशत्रु कौशल को तो जीत चुका था। इसने क्या किया कि इसका एक मंत्री था जिसका नाम था बस्कार। तो यह बस्कार इसका मंत्री और अजातशत्रु मिलकर एक कूटनीति रचे, क्योंकि वज्जी बहुत पावरफुल था, क्योंकि उसमें अलग अलग वंश थे और सब मिले, सब एकजुट थे। एकजुटता में तो शक्ति होती है, काफ़ी ताकतवर था। अजातशत्रु को हराना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। तो बस्कार ने कुछ कूटनीति चला। इसने क्या कूटनीति चला कि पहले तो ठीक है, इसने प्रसेनजित को हरा के वहाँ से इनकम अपना स्टार्ट करवा लिया फिर से कि 1 लाख रुपए आप हमको देंगे हर साल जैसे पहले देते थे। दूसरा, इसकी राजधानी कहाँ है अभी भी? गिरिब्रज यानी कि राजगीर। तो राजगीर को इसने किलाबंद करवाया, क्योंकि इधर से भी खतरा होने लगा था वज्जी से। क्यों? क्योंकि वज्जी का भी ही तो दामाद था ना बिंबिसार। और दूसरा ये जो हल और बेहल है, ये क्या है, इन लोग का नानी घर वज्जी हुआ और ये लोग भी डिमांड कर रहे कि हमको अपना संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। तो उधर के जो लोग थे वो लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे हल बेहल का कि ठीक है तुमको मिलेगा, अजातशत्रु को हम लोग ठीक कर देंगे। तो इसने पहले क्या किया, गिरिब्रज को पूरा किला बंद करवाया और सेना लगा दिया। यानी कि ये तो राजगिर में रह रहा है और वज्जी कहाँ है? गंगा जी पार करके, पटना से आप गंगा जी पार किए तो फिर आप वज्जी पहुँच गए। तो इसने गंगा और सोन के संगम पे, कहाँ है ये संगम? दानापुर में। यहाँ पर एक क्या उसको आर्मी बेस कह सकते हैं, उसकी स्थापना की। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा सवाल पूछता है कि पहली बार पटना में आर्मी बेस या एक स्थायी आर्मी बेस किसने बनाया? अजातशत्रु ने। और जब आर्मी रहेगी तो इसका इसी एरिया का नाम पड़ा जिसको हम लोग कहते हैं पाटली ग्राम या फिर पाटलिपुत्र। दानापुर आज कहते हैं, उस टाइम ये क्या कहला रहा है? पाटली ग्राम या फिर पाटलिपुत्र। यहाँ तक कहानी क्लियर है? कोई डाउट कहानी में? सीक्वेंस? हाँ वही है जो आज हम लोग देखते हैं, वो यही है। तो आर्मी बेस यहाँ पे बनाया। लेकिन यहाँ पे वार्निंग, जब
पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की बात की जाएगी तो उसका आंसर अजातशत्रु न होकर उसका आंसर होगा उदयन, जो अजातशत्रु का बेटा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है आंसर में। इसने क्या किया, बस एक आर्मी बेस वहाँ पे बनाया क्योंकि वज्जी से खतरा है। अब वो सोचा कि हम अगर राजगीर में बैठे रहेंगे और वज्जी हम पे अटैक कर दिया तो मेरा आधा एरिया हड़प लेगा, तो इस कारण आर्मी को ये फॉरवर्ड बेस पे बैठा दिया, जिसको आज हम लोग टेक्निकल टर्म में फॉरवर्ड एरिया कहते हैं। तो पाटलीग्राम में आर्मी को रखा कि वज्जी हम पे आक्रमण न कर पाए। दूसरा इसने जो कूटनीति चली, अभी हमने चर्चा की अजातशत्रु और इसके मंत्री बस्कार की, तो दिखावे के लिए दोनों में अजातशत्रु और बस्कार दिखावे के लिए आपस में लड़ाई कर लिए। अजातशत्रु कह दिया कि बस्कार वज्जी से मिला हुआ है और हमको मारकर कब्जा करना चाहता है मेरा सिंहासन पे, ऐसा दिखावा कर लिया। दुनिया को भी दिखा कि हाँ बस्कार भी डर से भागे फिर रहा है, और हल बेहल तो थी ही पहले से मिली हुई, मतलब इनको भी इच्छा था कि हमको संपत्ति मिले। तो बस्कार क्या हुआ, इसी की मदद से ये कूटनीति और पूरा सब जगह हल्ला करवा के ये जाके मिल गया वज्जी संघ में, है ना। होता है ना दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो वही कॉन्सेप्ट है। वज्जी को लगा कि क्या बस्कार तो खुद अजातशत्रु का दुश्मन है, तो इसको हम इसमें मिला लेते हैं, मंत्री है, अंदर का सीक्रेट हमको बताएगा तो हम लोग जीत पाएंगे। लेकिन बस्कार क्या किया कि वज्जी संघ को धीरे धीरे तोड़ दिया। कोई कुछ कहे तो उसको 20% बढ़ा के कहे, तो ऐसे करके क्या आपस में लोग में द्वेष हो गया वज्जी संघ में। तो जब टूट जाता है तो शक्ति आधी हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, और इसी का फायदा उठा के जब ऐसा हो गया पूरा, तो बस्कार ने अजातशत्रु को सिग्नल दे दिया कि हाँ अब आप अटैक कर सकते हैं। और जो युद्ध हुआ अजातशत्रु और वज्जी के बीच में, इसी में जो दो विशेष प्रकार का हम लोग वेपन की बात कर रहे हैं, जिसके नाम क्या है, रथ मूसल और महाशिला कंटक। इस दो तरह के हथियारों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे दो सवाल बन सकते हैं कि रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किसने किया, तो अजातशत्रु ने। किसके विरोध किया, तो वज्जी के विरोध किया, और वज्जी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जो अंग था उसको किसने मिलाया मगध में, बिंबिसार ने, और वज्जी को किसने मिलाया मगध में, अजातशत्रु। कौशल को भी जीता है लेकिन मिलाया नहीं है, क्योंकि मामा भांजा का रिश्ता दोनों में। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जो पिताजी के टाइम पे हमको 1 लाख रुपया देते थे, यानी कि मगध को जो आता था वो आप पैसा चालू कर दीजिए, हम काशी पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे हम अपना कब्जा नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हमको मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग कुछ समझ गए। अजातशत्रु आप देखें 492 BC में बिंबिसार की हत्या हो गई, उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी, और जो महात्मा बुद्ध है वो महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किए वो किए 483 BC में। यानी कि जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त किए तो उस टाइम राजा कौन था मगध का, अजातशत्रु। और 483 BC में जब भगवान बुद्ध मर गए तो यहाँ पे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीति आप समझते हैं, बौद्ध संगीति मतलब एक तरह से मिलजुल के हम लोग बातचीत किसी बात पे चर्चा करें कि भगवान बुद्ध अब नहीं रहे दुनिया में, तो आगे कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हो, क्या सिस्टम हो। तो उस पर जो भी उस टाइम लीडर थे बौद्ध धर्म के, सब लोग चर्चा की कि आगे हमें क्या करना है। तो उसी लिए बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वो किसके कालखंड में हुआ, अजातशत्रु के कालखंड में। वो कहाँ हुआ, राजगीर में। याद करना बड़ा आसान है कि जो कैपिटल होता है वहीं पे मुख्य कार्य होता, तो राजगीर में हुआ। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से पहला बौद्ध संगीति के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बिंबिसार और अजातशत्रु के कालखंड में एक तरह से जो भी 3 महाजनपद थे, अब सब मतलब 2 मगध को छोड़ के 2 बचे, वो सब किसके अंदर आ गए, मगध के अंदर आ गए। एक तरह से पूरा बिहार पे अब मगध का शासन हो चुका है, मगध का कब्जा हो चुका है। अजातशत्रु के बाद तो जो नेक्स्ट राजा बना वह उसी का बेटा था उदयन। कहीं कहीं पे आपको इसका नाम उदायन भी मिल सकता है, यह अजातशत्रु का बेटा है। अजातशत्रु के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ हर्यक वंश में जिसने अपना एरिया का विस्तार किया हो। लेकिन इसके बारे में मुख्य बात सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना है कि इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। ठीक है, अजातशत्रु ने क्या किया था, पाटलीग्राम में सैनिक छावनी बनाई थी। सैनिक छावनी बनाना एक अलग है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सेना है,
और शहर बनाना एक अलग है, क्योंकि वहाँ पे अब लोग होंगे, बाजार होंगे। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने की, और उदयन ने ही जो इसकी राजधानी गिरिब्रज थी उसको ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र किया। उदयन के बारे में सिर्फ यही 2 मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कोई ऐसा 1-2 राजा और हुए तो उनके बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये बिहार स्पेशल हर्यक वंश के बारे में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो अंतिम शासक हुए कौन हुए? नागदशक। हर्यक वंश के लास्ट शासक नागदशक। इनके बारे में कुछ खास आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये अंतिम शासक थे। इनकी हत्या किसने की? शिशुनाग। क्लियर है? और यही शिशुनाग के कारण अब मगध में किस वंश का शासन हो गया? शिशुनाग वंश का। यहां तक कहानी क्लियर है। तो हम लोग देखें, हम लोग पूरा बृहद्रथ वंश को भी समझे और हम लोग हर्यक वंश को भी समझे। हर्यक वंश में हमने पहले डिस्क्लेमर दिया था कि अभी भी कौशल मगध के अंदर नहीं है। शिशुनाग ने क्या किया? इसने नागदशक की हत्या करने के बाद राजा बन गया मगध का, और यह कौशल और अवंती, अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश का ऊपरी इलाका। कौशल और अवंती को अटैक करके हरा दिया और मगध में सम्मिलित कर लिया। यानी कि आप देखिए मगध का क्षेत्र कितना बड़ा हो गया। पूरा बिहार के साथ साथ आप पूरा बनारस, लखनऊ तक का एरिया पूरा उसमें ले लीजिए, फिर आप मध्य प्रदेश का ऊपरी इलाका ले लीजिए, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र अब मगध का हो रहा है। इसी में हम लोग टाइटल क्या दिलवाए थे? मगध का उत्कर्ष, कि किस तरह से मगध ग्रो कर रहा है। और यह जो बिंबिसार ने एक स्थायी सेना रखी, उसका एडवांटेज ही सबको मिल रहा है, क्योंकि सेना पहले से ज़्यादा ट्रेंड है ना, ज़्यादा इनकम है, तो रेगुलर सेना ट्रेनिंग कर रही है। उस टाइप का वो लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से हमको 24 घंटा, उन लोग का काम ही 24 घंटा युद्ध करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इतिहासकार उतना महत्व नहीं देते, लेकिन जब आप कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जो कि एक तरह से जब से ऑथेंटिक बुक कहते हैं, ये जितने भी रोमिला थापर और ये सब जितने भी हैं ना, हालांकि थोड़ा सा हर इतिहासकार का अपना अपना एक विचारधारा होता है। कैसे अब हम लोग नदी में या समुद्र में मछली पकड़ने गए तो मिल गया रोहू, तो ये थोड़ी कह सकते कि मछली में बस खाली रोहू मछली ही है, हो सके दूसरा और बंसी डाले तो टूना मिल जाए, तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो काफ़ी एक तरह से जो ट्रू हिस्ट्री है उसको दिखाता है। बुक काफ़ी बड़ा है, लगभग 7 वॉल्यूम बुक है। अगर पूरा पेज आप लोग मिलाएंगे तो 800 × 7 आप कर लीजिए, लगभग ऑन एन एवरेज, यानी कि लगभग 4000 से अधिक पेज उसमें पूरे वॉल्यूम में है। तो उसमें उसमें इस सब बातों का आपको चर्चा मिलेगा कि ये जो परमानेंट आर्मी है उसका योगदान पूरे मगध में रहा, चाहे हर्यक वंश के बाद भी उसका एक तरह से एडवांटेज मिलता गया। फिर देखा देखी बाकी जो जनपद थे उन्होंने भी परमानेंट आर्मी का गठन किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि शिशुनाग वंश का स्थापना हो गया है और शिशुनाग ने ही कौशल और अवंती को अपने में सम्मिलित कर लिया। शिशुनाग वंश के अगर कालखंड की बात करें तो देखिए 413 BC में खत्म हो गया था हर्यक वंश। तो 413 BC से लेकर 345 BC तक इसका कालखंड रहा शिशुनाग वंश का। ये आपको डेट समझ में आया ना क्यों हम 413 से 345 लिख रहे हैं? क्योंकि ये BC चल रहा है। हम लोग पिछले क्लास में जब आर्यभट्ट की चर्चा किए थे तो जीरो की चर्चा किए थे कि उस तरह से हम लोग जीरो से एक तरह से नेगेटिव हमको नंबर मिला, नंबर लाइन, तो उस हिसाब से ये है। शिशुनाग वंश में कुछ खास वैसा महत्वपूर्ण राजा नहीं हुए शिशुनाग के बाद जो एरिया बढ़ाए हों, सिर्फ यही कौशल और अवंती को इन्होंने कब्जा किया, बाकी सब राजा सिर्फ उस पर अपना कब्जा बनाए रखे। जो इसका एक और राजा का उल्लेख मिलता है उसका नाम है कालाशोक, यह इसी का बेटा था। कालाशोक, इसी को हम लोग काकवर्ण कहते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह एकदम कौवे जैसा काला था, काला नहीं कौवे जैसा काला था, और इस कार्य इसका नाम पड़ा काकवर्ण। तो यही कालाशोक के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानकारी रहनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए शिशुनाग वंश के बारे में सीख लिया और हम लोग हर्यक वंश के बारे में सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश के संस्थापक कौन थे?
नहीं, संस्थापक, वो तो अंतिम राजा हम लोग कह सकते हैं। महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। तो हम लोग देखिए 413 बीसी से लेकर 345 बीसी तक शिशुनाग वंश रहा, और नंद वंश इसके हम लोग चर्चा करें तो 345 बीसी से लेकर 323 बीसी तक। क्योंकि कहीं कहीं पे जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जब उन्होंने गद्दी हासिल की तो कहीं पे आपको 323 मिल जाएगा और कुछ कुछ जगह आपको 322 मिल जाएगा। तो उतना डेट महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक आइडिया हम लोग को लग रहा है कि नंद वंश का काफ़ी छोटा शासनकाल रहा है ना, 20-22-23 साल का सिर्फ शासनकाल रहा है। नंद वंश के जो संस्थापक थे वह थे महापद्मनंद, ये इसके संस्थापक थे। और ये जो तीनों वंशों की हम चर्चा की अभी तक, हसीन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करें यानी कि हर्यक, शिशुनाग और नंद, तो सबसे प्रतापी राजा अगर कहा जाए तो वह महापद्मनंद ही हुए। क्यों? क्योंकि आपने देखा बिंबिसार ने अंग को मिलाया, अजातशत्रु ने वज्जी को मिलाया और शिशुनाग ने अवंती और कौशल को, लेकिन महापद ने पांचाल, कुरु, कलिंग जो इतना टफ था, उसका टेरेन इतना टफ है कि वो एक तरह से नेचुरल उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। कलिंग को जीतने वाले बहुत कम राजा हुए। अशोक की हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कलिंग को महापद्मनंद ने भी जीता था। तो इन सब और भी बहुत सारे अलग अलग जनपदों को इन्होंने जीता और काफ़ी टफ ट्रेन है ये सब। पांचाल अपने आप में बहुत मजबूत महाजनपद था, कुरु भी मजबूत था और कलिंग भी काफ़ी मजबूत है। कलिंग की तो कहानी हम लोग इतिहास में सुनते रहेंगे। तो अगर एक लॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो महापद्मनंद पूरे अगर हम कहें मगध वंश का इन 3 वंशों की चर्चा करें तो महापद्मनंद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा रहे। महापद्मनंद के बारे में एक और बात कही जाती है कि यह शूद्र थे, यानी कि टू बी मोर प्रिसाइज जो नाई कहते हैं हम लोग, नाई जात, तो नाई जाति से ये संबंध रखते थे। और यह पहले राजा थे जो नॉन क्षत्रिय थे। तो ऐसा आपको सवाल अगर पूछा जाए कि भारत के वैसे पहले राजा जो नॉन क्षत्रिय थे, यानी कि जो क्षत्रिय नहीं थे, बाकी जितने भी हम लोग देखे ना अभी तक सब क्षत्रिय थे, यह क्षत्रिय नहीं थे क्योंकि यह जाति से क्या है, शूद्र है, यह नाई है, तो यह क्या है, नॉन क्षत्रिय है। और महापद्मनंद पहले राजा हैं भारत के जो क्षत्रिय नहीं थे और राजा बने। हालांकि इनकी भी कहानी ऐसी मिलती कि यह मतलब सेना में एक अच्छे ऊंचे पद पे थे और इन्होंने शिशुनाग वंश के राजा की हत्या कर दी और ये राजा बने। तो यहाँ पे जो जैसे कभी कभी जातिवादी और बाकी ये सब वर्ण व्यवस्था पर जो सवाल उठता है तो आप लोग इसका तर्क देकर काट सकते हैं, क्योंकि अगर ये नाई थे तो ये सेना में एक ऊंचे पद पे कैसे हो सकते हैं। तो वैसा कुछ नहीं था, जाति था, लेकिन सिर्फ कैसे अब कोई टीचर है तो टीचर ही कहेगा ना अपने आपको, डॉक्टर तो नहीं कहेगा। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम इस कालखंड तक हम लोग को देखने को मिलेगा। महापद्मनंद प्रतापी शासक हुए, उसके बाद नंद वंश के ज़्यादा इसका नहीं, मात्र 4-5 ही राजा इसमें बने। अब देख रहे कालखंड भी काफ़ी छोटा है, तो बाकी राजा कुछ खास अच्छे नहीं हुए। एक राजा का उल्लेख मिलता है धनानंद का, तो ये भी अच्छा राजा नहीं था। कहा जाता है कि ये काफ़ी एक तरह से अत्याचारी राजा था। इसके कालखंड में जो जनता थी उस पर 64 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, यानी कि अगर जनता 100 रुपया कमा रही है तो उसका 60, अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो अधिक, आधा से अधिक इनकम उनका टैक्स में ही चला जाता था। प्लस अयास भी था, शराब पीना और नाच देखना, यही सब उसका कार्य था। और इसी के कालखंड में सिकंदर ने अटैक किया था। सिकंदर का आप लोग नाम सुने होंगे। सिकंदर की कहानी भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, जब आज तो टाइम अप होने जा रहा है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा आप लोग सिर्फ आइडिया ले, जैसे लोग कहते हैं ना सिकंदर द ग्रेट, ये शब्द लगाते हैं, या फिर सिकंदर विश्व विजेता। तो ये काहे का विश्व विजेता? जब इंडिया में घुसा तो धनानंद की सेना से लड़ने को ही मना कर दिया। इसकी सेना क्या हो गई, डर के वापस चली गई। ठीक है, धनानंद अयास था, लेकिन सेना तो अयास नहीं थी, सेना तो अपना बिल्कुल तैयार थी, तो डर के मारे वापस चला गया। और सिर्फ यही नहीं, जब सिकंदर भारत में प्रवेश किया
तो आप जो तक्षशिला देख रहे हैं, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला के जो राजा थे उन्होंने भी सरेंडर करने से मना किया, लेकिन उनके जो राजा थे उसका पुत्र ने अंदर ही अंदर सिकंदर के सरेंडर कर लिया कि आप हमारी सीमा में आइए, कोई विरोध नहीं होगा, हम आपका स्वागत करेंगे। तो वो एक ऐसा गलत कर दिया। फिर बाद में जो तक्षशिला के राजा थे वो मृत्यु हो गई उनकी, और जो उनका बेटा था तो सरेंडर कर ही दिया था। इसके बाद सिकंदर ने जो सेकेंड आक्रमण किया वह किया जिसको हम कहते हैं राजा पोरस। इसका नाम काफ़ी विख्यात है। ये काफ़ी छोटा क्षेत्र का राजा था। अगर सेना और शक्ति की बात करें तो पोरस सिकंदर के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी पोरस ने सिकंदर को काफ़ी अच्छा टक्कर दिया और सिकंदर काफ़ी घायल भी हो गया, इसकी सेना को भी काफ़ी क्षति हुआ। तो जब भारत के आप एक छोटे से राजा से इतना क्षति हो सकते तो काहे का आप ग्रेट है ना। वो तो ही बात है भाई, हाथी को लड़ना तो हाथी से लड़ेगा। अब 20 साल का लड़का 2 साल के लड़का से जीत के कह सकता है कि हम बहुत बहादुर हैं? नहीं कह सकता। तो इस पे आपको कभी कभी ऐसा आएगा तो आप इसको खंडन कर सकते हैं कि काहे का ग्रेट, पोरस से इतना बुरी तरह से इसको क्षति हुआ, जबकि काफ़ी छोटा था पोरस। इसका जो कश्मीर का इलाका हम लोग कह सकते हैं सिर्फ उतना ही इसका राजा था। सिकंदर के पास काफ़ी बड़ी सेना थी। धनानंद की सेना को देख के ये डर गया, नदी पार ही नहीं कर पाया, रावी नदी। तो इसकी हम लोग चर्चा मगध में जब हम लोग मौर्य की बात देखेंगे। ये तो हम लोग पूरा महाजनपद तक एक तरह से देखे। अब जो हम लोग का इतिहास में जो अगला सेक्शन है प्राचीन बिहार में, हमने चर्चा किया था मौर्य काल के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब धनानंद की हत्या हो जाएगी और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाएंगे। हालांकि इसकी भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप लोग को इस पर और अच्छा जानकारी चाहिए तो आप लोग एक सीरीज़ भी देख सकते हैं, चाणक्य नाम से एक सीरीज़ है। हालांकि अब तो चाणक्य नाम से बहुत सारे टीवी सीरियल चलते हैं, लेकिन न्यू वाले की बात नहीं कर रहा। एक बहुत पुराना सीरियल है। हमको लगता है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम में ये सीरियल बना था। इस सीरियल में जो चाणक्य का जो रोल निभाए हैं, एक सेकंड हम देख ही लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे चाणक्य आ गए हैं तो आप लोग कहीं गलत सीरियल ना देख लें। हाँ, इसमें जो एक्टर है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इसके 46 एपिसोड देखिए है ना, ये 47 एपिसोड है। काफ़ी परफेक्ट ये सीरियल है। इसमें जो 2-3 बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले तो भाषा। अगर आप बीपीएससी यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो भाषा होना चाहिए, वो क्लासिक भाषा होना चाहिए, वो लोकल नहीं चलेगा यहाँ पे। तो एक तो भाषा बड़ी सटीक है। अगर कोई हिंदी से एग्ज़ाम देना चाह रहा है, हिंदी में एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसको चाणक्य जरूर देखना चाहिए, कम से कम भाषा के लिए। जो भाषा की पकड़ है और जो शब्दों का उच्चारण है, वाक्यों का उच्चारण है, वो इतना परफेक्ट है ना कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, जो उच्च कोटि के विचार इसमें बताए गए सीरियल में, यानी कि जो महर्षि चाणक्य हैं जो अपने उच्च कोटि विचार को रखे हैं, वो काफ़ी सटीक है। और तीसरा, जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जब यूटिलिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा लोग यूटिलिटी तक चले गए। जब हम लोग लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट नोजिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे, तो सब उधर की ना लिबरल ही होना चाहिए। तो इन्होंने एक फ़ैसला लेना सिखाया है। जब पूरे चरित्र को आप देखेंगे तो किस तरह से कड़ा होकर फैसला लिया जाना चाहिए। क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट में जाते हैं या फिर आप नेता बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, तो फिर आपका अस्तित्व खत्म हो गया। अब आप सार्वजनिक हो गए, है ना। अब आप अगर अपना लोभ लालच के कीजिएगा तो गड़बड़ है। तो वो त्याग भी देखने को मिलता है और वो डेडिकेशन भी देखने को मिलता है। जो फैसला लेने का जो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कोई एक ही सिद्धांत पूरी तरह से सही हो। अगर आसान भाषा में आप देखें तो कैसे कोई अगर मर्डर भी करता है तो उसको क्या सज़ा है, 7 साल की जेल से लेकर फांसी तक। अगर मर्डर ही होता, जैसे आपने खुद पिछले क्लास में कहा था कि मर्डर ही होता है, तो सिर्फ एक था कि मर्डर किया तो ये सज़ा उसको दी जाएगी। लेकिन नहीं, अलग अलग उसके पीछे क्या उद्देश्य था, किस कारण हुआ, उसको देखा जाता है। अगर कोई सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या करता है तो कहने को तो भी हत्या है, लेकिन क्या वो एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, तो उसमें उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। तो वो फैसला लेना ये सिखाते हैं। तो इन 3 चीज़ को सीखने के लिए यह चाणक्य की सीरीज़ आप लोग एक बार देखेंगे ज़रूर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। हालांकि कहानी सुनने में काफ़ी आनंद आया होगा, लेकिन इससे सवाल बड़े अच्छे बनते हैं। तो इन सभी सवालों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला राजा जो क्षत्रिय नहीं था, महापद्म नंद। ठीक है, आपको कभी कभी सीरीज सजाने को दे दिया जाए, बृहदरथ वंश, फिर हसीन की बात की, यानी कि हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। अंग को मगध में किसने मिलाया? बिंबिसार ने। पहली बार स्थायी सेना किसने रखा? बिंबिसार ने।
बिंबिसार ने एक तरह से जो शादी की कूटनीति अपनाई उसको भी हम लोग सीखे। अजातशत्रु के बारे में जो 2 विशेष प्रकार का उसने वेपन्स कह सकते हैं हम लोग, रथ मुसला महाशिला कंटक, किसके विरुद्ध उसने प्रयोग किया? वज्जी के विरुद्ध उसने प्रयोग किया। अजातशत्रु की माताजी कौन थी? कौशला देवी, तो वो उसकी माताजी थी। अजातशत्रु के बाद अगर हम कहें पाटलिग्राम में सैनिक छावनी किसने बनाई? अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? उदयन ने। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाई? उदयन ने। और फिर अंतिम राजा नागदशक। शिशुनाग में एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे कि यह जो पाटलिपुत्र को राजधानी बताया, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से टपके वैशाली कर लिया। तो ये चीज़ आप लोग शिशुनाग में जोड़ लेंगे। और इसका जो बेटा है, शिशुनाग का बेटा कौन है? कालाशोक, काकवर्ण जिसको कहते हैं। तो कालाशोक ने पुनः ये जो वैशाली है, तो वैशाली में जो अपना राजधानी बनाया, तो यहाँ पे इसने एक बौद्ध संगीति की आयोजन किए। यानी कि कब क्या? 383 BC में, क्योंकि बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त किए हुए 100 साल हो गए थे। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली की और इसी में इसका बेटा कालाशोक ने 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति कह सकते हैं, द्वैत बौद्ध संगीति के आयोजन की। और आयोजन करने के बाद कालाशोक पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। तो इससे भी बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं कि किस राजा ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर ली? तो आंसर हो जाएगा शिशुनाग। किस राजा ने मगध की राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कर ली? नहीं, तो उसका आंसर होगा कालाशोक। शिशुनाग तो पाटलिपुत्र से वैशाली, फिर वैशालीपुत्र से पाटलिपुत्र कौन लाया? कालाशोक। और अब ये पाटलिपुत्र फिक्स हो गया, मगध की राजधानी यही रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग देखें महापद्मनंद के बारे में, नंद वंश के बारे में सुने, काफ़ी छोटा कार्यकाल रहा। तो महापद्मनंद में देखें कि काफ़ी ये प्रतापी राजा हुए। पांचाल, कुरु, कलिंग, बहुत ही टफ एरिया को इन्होंने जीता। और इनका जो लास्ट शासक है वो धनानंद है। तो ये थोड़ा सा अच्छा शासक नहीं था और इसी की हत्या करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और इसी के साथ हो जाएगा मौर्य वंश की स्थापना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सीखेंगे। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।